क्वेश्चन क्या बोलता है? कुछ तो बोलता है भाई। हाँ, ये कुछ ना कुछ तो बोलेगा ये। भाई भावनाएं बह जाता हूँ कभी कभी, परेशान मत हो जाना। हेलो भाई और बहनों, कैसन बा? मेरा नाम है रोहित मंदान, आपका अपना चैनल एडुमोशन। मैं आप सबके लिए आज केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मुझे पता है आप क्लास 11 में आ चुके हैं, आपने साइंस स्ट्रीम ले लिया। किसी ने सोचा मैथमेटिक्स लेंगे, किसी ने सोचा बायोलॉजी लेंगे, लेकिन फ्री में मिल गया आपको क्या? केमिस्ट्री। कोई नहीं, आज अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आज इस लेक्चर में अपन ओनली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कितने लॉ होते हैं, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे जेडब्ल्यू में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे नीट में आते हैं। तो मेनली अपन पढ़ने वाले क्लास 11 के बारे में और जेडब्ल्यू नीट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। बहुत सिंपल होता है, चलिए देखते हैं। तो इसमें आप लोगों ने 5 लॉस पढ़े हुए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ये ल्यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये 2 लॉस आप देख रहे हैं, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन आप भूल गए। कोई दिक्कत नहीं, हम याद दिला देते हैं आप लोगों को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप क्लास 9 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर पढ़े होंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के टॉपिक के नाम से। तो ये 2 लॉ पढ़े थे, नहीं याद आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको याद दिलाएंगे। तो फर्स्ट लॉ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए आइए देखते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बोलता है क्या है भाई? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक भाई साहब ने बताया था, उन भाई साहब का नाम है लेवोसियर। कब बताया था? 1774 में। ये भाई साहब बोलते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट के अंदर मास होता है उतना ही प्रोडक्ट के अंदर मास होना चाहिए। कैसे भाई? देखिए जरा, आइए देखते हैं जरा क्या बोलता है भैया ये। चलिए देखते समझते हैं इसको। सॉरी बेटा, आइए इसको देखते हैं जरा। ये बोलता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जितना रिएक्टेंट के अंदर मास होगा उतना प्रोडक्ट के अंदर मास होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपने लिया C+O2 से क्या बनता है भाई? CO2। सबको पता है भाई, सब्जी वाले को पता है भाई CO2 बनता है। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो कार्बन का मास होता कितना है भाई? एटॉमिक मास 12 होता है। ओके। ऑक्सीजन का मास कितना होता है भाई? 16। 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कितना हो जाएगा? 16 + 16 कितना हो जाएगा बेटा? 32। ठीक है। कार्बन का मास कितना होता है बेटा? 12। आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता तो मैं आपको सिखा दूंगा बेटा, ठीक है। क्लास 9 में मॉलिक्यूलर मास सीखा होगा आपने। देखिए कार्बन का मास 12 होता है, एलिमेंट चेंज हो रहा है, प्लस लगा दो बीच में। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन इंटू 2 कर दो बेटा, ठीक है। अगर ये 4 ऑक्सीजन होते तो आप इंटू 4 कर देते। आप मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकलता है। मॉलिक्यूलर मास क्या बोलता है? सम ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को प्लस कर दो, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा भाई। तो 12 + 32 कितना हो जाएगा बेटा? 44 हो जाएगा। ये देखो 12 प्लस ये 16 2 कितना होगा बेटा? 32। 32 प्लस कितना? 12 कितना हो जाएगा बेटा? 44 हो जाएगा। मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या आ गया? इक्वल। जितनी भी रिएक्शंस होती हैं केमिकल रिएक्शन, उन सब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। क्यों बैलेंस करना होता है भाई? क्योंकि अपन को मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास इक्वल रखना है। कई सारे बच्चों को लगता है कि रिएक्शन बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि एग्जाम में नंबर मिल जाते हैं। अरे नंबर तो मिलेंगे, पढ़ोगे तो मिलेंगे ना भाई, लेकिन उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास अपन को अप्लाई करना होता है, इसलिए रीजन है। चलिए अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको हर लॉ पढ़ाऊंगा, वो होता क्या है उसका एग्जांपल दूंगा और उसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा कैसा होता है। चलिए ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ इस स्लाइड को, ठीक है। आइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है when 4.2 ग्राम of sodium bicarbonate are added to a solution of acetic acid weighing 10 ग्राम, मतलब क्या बोला आपने? स्टार्टिंग से बोल रहा हूं मैं। 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता क्या भाई? क्या होता है सोडियम कार्बोनेट? NaHCO3। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इसका फॉर्मूला नहीं पता
तो नाम लिख देना, घबराना मत। अपन को आंसर निकालना है, फॉर्मूला लिखने के लिए नहीं बोला उसने, घबरा मत जाना। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या ऐड करना है, एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड क्या होता है बेटा, CH3COOH। ओके, ये बोल रहा है 10 ग्राम इट ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। मतलब इन दोनों भाई साहब की आपस में रिएक्शन हो रही है और उसमें क्या निकल रहा है बेटा, CO2 रिलीज हो रहा है। अब आगे बोल रहा है वो द रेसिड्यू इज लेफ्ट इज फाउंड टू वेट 12 ग्राम। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है, रेसिड्यू बोल रहा है, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं, पता वो भी टेंशन नहीं है। अगर नहीं पता तो प्लस लिख के आप यहाँ पे रेसिड्यू लिख देना, आपको मतलब नहीं है क्या बनने वाला है क्या नहीं बनने वाला, ठीक है। रिएक्शन नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, मेरे क्लास 10 की रिएक्शन है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू देखिए जरा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू दी गई है बेटा आपको 4.2 दी गई है। ओके, प्लस एसिडिक एसिड कितना दिया गया है आपको बेटा, 10 ग्राम दिया गया है। ओके, रेसिड्यू कितना दिया गया है बेटा, 12 ग्राम दिया गया है। ओके, शो दैट दिस ऑब्जर्वेशन आर एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कह रहा है कि 2.2 ग्राम कितना दिया गया अपन को, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए जरा 2.2 ग्राम। तो चेक करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल आ जाए तो मतलब फॉलो कर रहा है। 4.2 प्लस 10 कितना हो जाएगा, देखो भाई 10 ग्राम ही है ना, कितना हो जाएगा बेटा, 5.2 ग्राम हो जाएगा, सॉरी 14.2 ग्राम हो जाएगा। ये 12 प्लस 2.2 कितना हो जाएगा बेटा, 14.2 ग्राम हो जाएगा। मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहा है। मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्लास 9 में सॉल्व किया था, अगर नहीं किया तो देख लीजिए आप, ऐसा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कुछ बच्चों को ये लॉस आते होंगे, कुछ बच्चों को लॉस नहीं आते होंगे। अगर जिनको आते हैं वो रिवीजन करिए, जिनको नहीं आते हैं रजिस्टर निकालिए, उसमें नोट डाउन करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से नोट्स बना के उसको अच्छे से पढ़िए। अगर कुछ आपको समझ नहीं आता, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर अपन लोग, आइए। सेकंड क्वेश्चन मैंने बनाया है इसके अंदर, इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आर एडेड टू 15 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड सॉल्यूशन। देखिए ना, इसमें तो फॉर्मूला लिखा ही हुआ है तो लिख सकते हैं आप। चलिए देखिए ना क्या बोलता है ये भैया, सोडियम कार्बोनेट आर एडेड टू एसिडिक एसिड, द रेसिड्यू इज फाउंड टू वेट 18 ग्राम। यहां पर रेसिड्यू निकल रहा है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। और क्या रिलीज हो रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज्ड इन द रिएक्शन। मतलब वो कह रहा है CO2 का मास कितना रिलीज हो रहा है। अब पहले अपन को दोनों को इक्वल करना था, अब CO2 का मास निकालना है अपन को, तो कैसे निकालेंगे, देखो जरा। NaCl3 का कितना दिया अपन को, 6.3 दिया है। ओके, एसिडिक एसिड का कितना दिया बेटा, 15 ग्राम दिया गया है। रेसिड्यू का कितना दिया गया बेटा, 18 ग्राम। CO2 का निकालना है तो उसको x मान लो, x की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 6.3 ग्राम और प्लस 15 ग्राम कितना होगा बताओ, तो 15 प्लस 6 21, मतलब 21.3 ग्राम हो जाएगा। ये 18 ग्राम को इधर लेकर आओ, काय का हो जाएगा बेटा, ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, x। तो 21.3 में से 18 को माइनस कर दो, कितना बचेगा भैया, 3.3 बचेगा। तो ये 3.3 ग्राम क्या आ गया आपका, CO2 का मास आ गया। मतलब CO2 का मास 3.3 ग्राम CO2 रिलीज हो रहा है। या तो दोनों को इक्वल करने के लिए आएगा या किसी भी कंपाउंड का मास आपको निकालने के लिए आ जाएगा। ये दो टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई ये नोट हो गया ये आप लोगों का, ठीक है। जिसका नोट नहीं हो तो वो वीडियो को पॉज कर लेना, वहां पे नोट कर लेना, ठीक है भाई। लेकिन नोट्स बनाना भूलना मत आप लोग, ओके। चलिए नेक्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन बोलता क्या है समझेंगे अपन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को कौन से भाई साहब ने बताया था, प्राउस्ट ने बताया था। कब बताया था भाई, 1799। इज्जत से बात करो भाई, इनसे साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया तभी पढ़ पा रहे हैं अपन, नहीं तो कुछ नहीं होता अपन लोग, समझ रहे हो।
तो ये बोलता है केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब नहीं समझ में आया भाई, बिना एग्जांपल समझने कुछ नहीं आने वाला। तो आइए देखो ये बोलता है जैसे कि मान के चलिए ये C+O2 से क्या मिलता है हमको, CO2 मिलता है। ठीक है, क्लास 10 की रिएक्शन है। मीथेन का अपन कंबक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, CO2 और H2O मिलेगा। ओके ठीक है। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को लपड़ मार दूं, मतलब हीट दे दूं, लपड़ मार देना, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। आपको बताइए तीनों रिएक्शन में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट में? आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है भाई? आपको कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? CO2, CO2 और CO2। मतलब CO2 तीनों में बना है लेकिन तीनों का रिएक्टेंट बनाने का सोर्स डिफरेंट है। तो ये साहब बोला केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम दिस सोर्स, किसी भी सोर्स से बने लेकिन बन तो CO2 रहा है। यहाँ पे C+O2 बनाया, CO2 बन गया। मीथेन का ऑक्सीडेशन करा, CO2 बन गया। कैल्शियम कार्बन में लपड़ मारा तो CO2 मिल गया। भाई मिला तो CO2 है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसका रेशियो जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान के चलो CO2 ले लिया, कार्बन का मास कितना होता है 12, रेशियो निकालना मास से निकालना। बोला जाए भैया रेशियो ऑफ CO2 बाय मास, तो ऐसे निकालना, रेशियो लगाया। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, ठीक है, 16 इंटू 2 कितना होगा बेटा 32। इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा बेटा 3:8 आ जाएगा। मतलब CO2 का रेशियो कितना होता है 3:8। अब यहाँ पे CO2 बना, यहाँ CO2 या CO2, सोर्स डिफरेंट है लेकिन तीनों का रेशियो क्या होगा, सेम ही होगा। क्यों होगा भाई? भाई तीनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है ना। केमिकल फॉर्मूला अगर चेंज नहीं होगा तो कभी रेशियो भी चेंज नहीं होगा। एक क्वेश्चन आता है भैया CO2 का रेशियो बताओ बाय मास। अगर एक क्वेश्चन और आता है कि वाटर का रेशियो बताओ बाय मास, बाय मास कैसे आएगा देखो जरा। हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा 1, 2 हाइड्रोजन कितना होगा बेटा 2, रेशियो। ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16, 2:16, सिंप्लीफाई करो कितना होगा 1:8 आ जाएगा। मतलब H2O का रेशियो कितना होता है 1:8। अब पानी आप क्या भाई सीवेज का ले लो, गटर का ले लो, किसी का भी ले लो, रेशियो थोड़ा चेंज हो जाएगा। RO का ले लो, क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि इसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। एक क्वेश्चन और आता है, कंफ्यूज मत हो जाना भाई। अगर आपको बोलता है H2 का रेशियो बताओ, आप बोलोगे 1:8 होता है। अगर वो बाय मास बोलता है तो 1:8 बोलो। अगर वो बोलता है बाय वॉल्यूम, क्या बोलता है भाई, बाय वॉल्यूम, तो 1:8 नहीं होगा। बताओ इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है भाई, 2 लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं 1, तुम्हारा 2:1 हो गया। मतलब आपको बाय वॉल्यूम बोल रहा है तो एलिमेंट काउंट कर लो, बाय मास बोल रहा है तो उसके एटॉमिक मास से रेशियो निकाल लो। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। बाय वॉल्यूम बोलेगा तो 2:1 ऑप्शन में टिक कर देना, बाय मास बोलेगा तो 1:8 टिक कर देना। ठीक है भाई, समझ में आया? तो सोर्स कोई भी हो उनका रेशियो जो है चेंज नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन कैसे आता है कैसे नहीं आता, क्या बोलता है, वो आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, कुछ तो बोलता है भाई। ये कुछ ना कुछ तो बोलेगा ये बोल रहा है द कॉमन सॉल्ट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्स। मतलब कॉमन सॉल्ट है वो बन रहा है 2 डिफरेंट सोर्स से। इन वन सैंपल द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन वाज फाउंड टू बी 60.75%। मतलब 2 अपने डिफरेंट सोर्स है, दोनों में क्या कॉमन सॉल्ट है। फर्स्ट सैंपल में बोल रहा है कि जो कॉमन सॉल्ट है उसमें जो क्लोरीन है वो 60.75% है। वो साफ परसेंट बता दिया, उसने आंसर बोल दिया। अब सेकंड सैंपल बोल रहा है कि 3.88 ग्राम को क्लोरीन दिया है और उसका कॉमन सॉल्ट ग्राम कितना दिया, 6.4 ग्राम मास दिया गया है। तो बताना है कि भाई ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। तो फर्स्ट सैंपल में बोल रहा है वो 60.75% क्लोरीन है किसी कॉमन सॉल्ट के अंदर। मुझे पता नहीं कौन सा कॉमन सॉल्ट है, बस 60.75% क्लोरीन है। सेकंड में अब हमको उसका मास दे दिया है तो अपन परसेंटेज निकालेंगे। अगर 60.75% आ गया सेकंड सोर्स का भी, मतलब ये फॉलो कर रहा है। डिफरेंट आ गया फॉलो नहीं कर रहा है। तो आइए चेक कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इन वन सैंपल, फर्स्ट सैंपल, ठीक, फर्स्ट सैंपल क्या बोल रहा है समझिए जरा। फर्स्ट सैंपल बोल रहा है कॉमन सॉल्ट कंटेन क्लोरीन
इज इक्वल टू 60.75%। मतलब फर्स्ट सैंपल में एक कॉमन सॉल्ट के अंदर क्लोरीन 60.575% है। भाई भावनाएं बह जाता हूँ, कभी परेशान मत हो जाना। अब आइए इन सेकंड सैंपल में क्या बोल रहा है, 6.4 ग्राम हम लोगों को दिया कॉमन सॉल्ट, मतलब 6.4 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट कंटेन क्लोरीन। कितना क्लोरीन कंटेन कर रहा है भैया, 3.888 ग्राम। भाई परसेंटेज आप निकालोगे 100 में से, किस में निकालोगे, 100 में से निकालने वाले हो, तो कैसे निकालोगे, देखो जरा 100 ग्राम, जब 6.4 ग्राम में इतना क्लोरीन है, तो 100 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट विल कंटेन। तो कुछ नहीं करेंगे, अपन क्लोरीन का परसेंट निकालना है, तो क्लोरीन का मास क्या दिया 3.888, टोटल कितना दिया था बेटा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज तो ऐसे निकालते हैं, जिसका निकालना होता है उसको न्यूमरेटर में टोटल 6.4 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 60.75% ही आएगा। मतलब फर्स्ट सैंपल में जो क्लोरीन था वो 60.75% है। ठीक है, सेकंड सैंपल में भी शायद 60.75%, मतलब दो क्या हो गए कॉमन। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को क्या करता है, फॉलो करता है। वैसे रेशियो भी चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पे भी परसेंटेज चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। अगर अनइक्वल आता तो आंसर नो होता, इक्वल आ गया तो यस हो गया। मतलब दिस लॉ इज फॉलोड बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, इससे डिफिकल्ट आ ही नहीं सकता भाई। चलिए थर्ड लॉ अपन देखते हैं। थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ का नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये कौन से भाई साहब ने बताया था भाई, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डेल्टन ने बताया था 1804 में। ये क्या बोलते हैं भाई, ये बोलते हैं when two elements combine to form two or more compounds then the different masses of one element which combine with a fixed mass of the other element bear a simple whole number ratio with one another। नहीं आया समझने, तो ये कह रहा है कि दो एलिमेंट्स लेने हैं, ऐसे दो एलिमेंट लेने जिसके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनने चाहिए, मिनिमम दो कंपाउंड तो बनने चाहिए, तभी अपन एक सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल पाएंगे। जैसे कि अपन एग्जांपल में ले लेते हैं, देखिए एग्जांपल मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं पहले क्या, हाइड्रोजन ले लेता हूं मैं, और क्या ले लेता हूं मैं, ऑक्सीजन ले लेता हूं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है भैया 1 होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा 16 होता है। अब जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होगा तो एक बनाएगा अपना क्या H2, ठीक है, एक बनाता है अपना क्या H2O2। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे, एक H2O बनाएगा, एक H2O2 बनाएगा। मतलब दो एलिमेंट हमें फिक्स्ड हो गए। वो कह रहा है then the different masses of one element which combine with a fixed mass of the other element। मतलब इन दोनों में से एक एलिमेंट का मास क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, और एक का क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं H2O का रेशियो निकालू, हाइड्रोजन का मास कितना भैया 1, कितने हाइड्रोजन ये 2 है, तो ये आ गया 2 रेशियो। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा 16, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा बेटा 1:8 आ गया। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा 1, सॉरी, और दो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा 2 रेशियो। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा 16, दो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा ये 32। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1:16। अब आप देखिए कंपेयर करिए, H2O में हाइड्रोजन का मास क्या है 1, H2O2 में हाइड्रोजन का मास क्या है 1। तो मतलब एक एलिमेंट का मास क्या हो गया फिक्स्ड, और अदर एलिमेंट का मास क्या हो गया, इसका 8 है ऑक्सीजन का, और इसका कितना 16 है। मतलब एक एलिमेंट का मास क्या होगा हमेशा फिक्स्ड रहेगा, अदर एलिमेंट का क्या होगा डिफरेंट रहेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, इसको रेस कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अच्छे से समझना भाई, ये एग्जाम में आता ही आता है क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है। अब ऐसा कंपाउंड, ऐसे दो एलिमेंट ले रहा हूं जिसके और दो से ज्यादा भी ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, कौन से हैं भाई, वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मास कौन सा मास कितना होता है बेटा 14, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे
तो कितने बनाएंगे भाई कंपाउंड? एक तो बनता है अपना क्या N2O, ठीक है, और एक बनता है NO, एक बनता है N2O3, एक बनता है अपना NO2, ओके, एक बनता है अपना N2O5। ये 5 ऑक्साइड देता है कौन? नाइट्रोजन का ऑक्साइड। अब इन दोनों में से करना क्या है? एक एलिमेंट का मास क्या करना है अपन को? फिक्स्ड करना है, और अदर एलिमेंट का मास क्या रखना है? डिफरेंट रखना है अपन को, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो जरा, नाइट्रोजन का मास कितना होता है बेटा? 14, दो नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा बेटा? 28, ओके। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा? 16, ये हो गया, ओके। नाइट्रोजन का मास कितना होता है बेटा? 14, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। नाइट्रोजन का मास कितना होता है बेटा? 14, दो नाइट्रोजन से कितना हो जाएगा? ये 28। रेशियो ऑक्सीजन का मास 16, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई? 16 3 कितना हो जाएगा? 16 इंटू 3 48 हो जाएगा, ओके। नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का मास 16, दो ऑक्सीजन है कितना हो जाएगा बेटा? ये 32। नाइट्रोजन का मास 14, दो नाइट्रोजन है भाई, कितना हो जाएगा? 28। ऑक्सीजन का मास कितना? 16, 16 इंटू 5 कितना होता है बेटे? 80 होता है। कितना होता है? 80। अब इसमें आप देखिए कि किसी भी एलिमेंट का मास अपना फिक्स्ड नहीं हुआ है, किसी भी एलिमेंट का मास क्या फिक्स्ड नहीं हुआ है, तो उसको फिक्स्ड करना है। तो अपन नाइट्रोजन का मास को कर देते हैं फिक्स्ड, ऑक्सीजन हो जाएगा डिफरेंट। तो जैसे कि कैसे करेंगे फिक्स्ड? देखो जरा, अब ये 28 को मैं 14 तो कर नहीं सकता हूं, लेकिन 14 को मैं 28 कर सकता हूं, डबल कर सकता हूं। तो इसको डबल करना है, इसको तो करना नहीं है, तो इसको मैं कॉपीराइट कर देता हूं, ये कॉपीराइट हो गया, ओके। अब इसके अंदर हुआ क्या? ये 14 दिख रहा है आपको, 14 को डबल कर दो, कितना हो जाएगा बेटा? ये 28। अगर आप नाइट्रोजन को डबल कर रहे हो तो ऑक्सीजन को भी करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा कंपाउंड डबल होगा, एक एलिमेंट डबल नहीं हो सकता। इसको डबल करोगे कितना आ जाएगा बेटा? 32, ओके। ये तो फिक्स 28 ही है, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपन को। इसमें आ जाइए, 14 दिख रहा है, डबल करो कितना होगा? 28। इसको डबल करो कितना आ जाएगा बेटा? 64। ये तो फिक्स्ड है 28 रेशियो 80। अब देखिए जरा, इसमें नाइट्रोजन का मास क्या हो गया? फिक्स्ड, ऑक्सीजन क्या होगा? डिफरेंट। तो डिफरेंट मास के एलिमेंट होंगे, उनसे अपन रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकाल देंगे? सिंपल होल नंबर रेशियो विथ वन अनदर, सिंपल होल नंबर रेशियो विथ वन अनदर। मतलब ऑक्सीजन का मास सबके क्या होगा? डिफरेंट। अगर मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं क्या, देखिए जरा, इसको मैं लिख देता हूं 16 रेशियो 32 रेशियो 48 रेशियो 64 रेशियो 80। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। तो जो डिफरेंट मास का एलिमेंट होगा उससे आप सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल सकते हैं। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन बोलता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं हम वो देखने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं जरा। क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो जरा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन पे ये बोलता है, एन एलिमेंट फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स कंटेनिंग 50% एंड 40% ऑफ द एलिमेंट बाय मास। बाय मास का मतलब हो गया ये 50% मतलब ऑक्साइड आपको 50 ग्राम दिया गया है। प्रूव दैट रिजल्ट आर एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। कैसे निकालेंगे देखिए जरा, तो अपन देखते हैं बेटा, क्या इसमें फर्स्ट ऑक्साइड देखते हैं। कौन सा देखते हैं बेटा अपन? फर्स्ट ऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑक्साइड जो आपको दिया गया है वो आपको दिया है कितना? 50%। अब 50% मतलब 50 ग्राम। परसेंट किस में निकालते हैं? 100 में से निकालते हैं ना भाई, तो पूरा कंपाउंड 100% ही होगा। तो 100 माइनस क्या कर देंगे बेटा? 50। रिमेनिंग में क्या आएगा बेटा? 50 आएगा। 50 दिया है, टोटल कितना है? 50 डिवाइड बाय 50 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा? 100। क्या आ जाएगा बेटे? 100। इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा बेटा? 100 ग्राम बचेगा, ओके। ऐसे ही आप सेकंड ऑक्साइड का निकाल लीजिए मेरे भाइयों। सेकंड ऑक्साइड का निकाल लो, क्या दिया? 40% मतलब 100 माइनस क्या हो जाएगा? 40। कितना आ गया बेटा? 60। टोटल कंपाउंड में कितना दिया गया बेटा? 40 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। ये ले बुड्ढे, ये ले बुड्ढे, कितना आ जाएगा बेटा? 600 डिवाइड बाय 4 मतलब कितना आ जाएगा? 150 ग्राम। मल्टीप्लाई करना आता है ना, क्लास 11 में आ गए, शर्म नहीं आ रही क्या? कितना हो जाएगा बेटा? ये पहले वाले का आया फर्स्ट ऑक्साइड का 100, सेकंड रेशियो कितना आया? 150। कितना हो जाएगा ये? 2:3। तो ये आपका आंसर हो गया 2:3। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं
फोर्थ लॉ पे, उसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन कहता क्या है समझिएगा। ये बोलता है दिस लॉ वाज गिवन बाय रिचर्ड इन 1792। ये भाई साहब ने बताया था। अब ये बताते नहीं तो अपना कुछ हो नहीं पाता। क्या पढ़ते? When two elements combine separately with a definite mass of a third element, then the ratio of their masses in which they do so is either the same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। नहीं समझ में आया? मल्टीपल प्रपोर्शन जो अपन ने पढ़ा उसमें दो एलिमेंट्स की बात हुई थी। अगर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन की बात होगी तो उसके अंदर तीन एलिमेंट की बात होगी। जैसे कि यहाँ पे तीन एलिमेंट कौन से दिए अपन ने, मैं एग्जांपल दिया है, कार्बन दिया हुआ है। कौन सा दिया बेटा अपन को? कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन। ये बोल रहा है ये कार्बन है, कार्बन सल्फर, और थर्ड एलिमेंट कौन सा मान लिया अपन ने? ऑक्सीजन मान लिया। अब ये कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन होंगे, ये कंबाइन सेपरेटली हो रहे हैं, और फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। अब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो क्या मिलेगा बेटा? CO2। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होगा तो क्या मिलेगा आपको बेटा? SO2। ओके, कार्बन का मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा? 16। दो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा? 32। इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा बेटा? 3:8 आ जाएगा। ओके, सल्फर का मास कितना होता है बेटा? 32। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। दो है तो कितना हो जाएगा बेटा? 32। ओके, अब इसमें क्या करेंगे अपन? इसका मास क्या हो जाएगा? ये 1:2 क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। 1:2 क्या हो जाएगा बेटा? 1। अब मैं इसको देखो सिंप्लीफाई दो मिनट के लिए मैं कर नहीं रहा हूं। अब इसमें ऐसे आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो जरा। कार्बन का मास कितना आया? 12। सल्फर का मास कितना आया बेटा? 32 आया है। ओके, अब फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट कौन सा है? अपना ऑक्सीजन है। इसका कितना मास है? 32। इसका मास भी क्या? 32। मतलब थर्ड एलिमेंट का मास क्या रहेगा? फिक्स्ड। जो फिक्स्ड रहेगा उसको देखना ही नहीं है। जो डिफरेंट मास के जो कार्बन और सल्फाइड है, सल्फर है, उनको देखना है। जैसे क्या आया? 12:32। तो 12:32 को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा? 3:8 आ गया। क्या आ गया? मतलब क्या हो रहा है? कार्बन एंड सल्फर कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन। फिक्स्ड मास कौन है? ऑक्सीजन। तो इनका कितना आया अपने बेटा? 3:8 आ गया। क्या आ गया? 3:8। अब वो कह रहा है जो दो एलिमेंट है वो आपस में क्या होंगे? सेपरेटली कंबाइन होंगे। कंबाइन होकर क्या बनेगा बेटा? ये कार्बन डाइसल्फाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कार्बन डाइसल्फाइड। तो इनका भी एक रेशियो आएगा। कार्बन का मास कितना होता है बेटा? 12। सल्फर का मास कितना होता है बेटा? 32। दो का कितना होगा बेटा? 64 हो जाएगा। 64। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन। देखो ये क्या होगा बेटा? ये हो जाए 2 6 या 12, 2 32, 2 3 या और 2 16। तो क्या आ रहा है? 3:16। मतलब जब एक रेशियो पर निकाला 3:8, जो कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन होते विद अ फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन, एक उसका रेशियो आया है, और ये आपस में जो सेपरेटली कंबाइन हुए हैं एक उसका रेशियो आया है। इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में मिक्स कर दो। जैसे कि 3:8 और रेशियो 3:16। तो क्या होगा? 3/8 डिवाइडेड बाय 3/16। मल्टीप्लाई करो 3/8, फोर्थ वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 16/3। तो ये हो जाएगा ये, और बचेगा क्या अपना? 16/8। मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ये 1 जा, ये 2 जा, मतलब क्या हो गया? 2:1। क्या आ गया? 2:1। तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो अपन ने निकाल दिया है। देखो ये रेशियो निकालना था अपन उसके अंदर। कोई दिक्कत अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, देखिए जरा कैसे सॉल्व होगा। अब इस एग्जांपल में दिया है मैंने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और थर्ड एलिमेंट दिया है मैंने। कौन सा? ऑक्सीजन दिया है। हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा देखो, समझो इसको जरा। अब देखो हाइड्रोजन सल्फर आपस में कंबाइन होगा सेपरेटली, थर्ड एलिमेंट से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? H, और ऑक्सीजन क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे आपस में तो क्या बनाएगा? SO2 बनाएगा। हाइड्रोजन सल्फर आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएगा बेटा? H2S, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। ठीक है, अब इसको रेशियो निकालो, क्या आएगा बेटा? 2:16। इसका रेशियो निकालो, क्या आएगा बेटा? 32 रेशियो, ये भी 16 × 2 क्या हो? 32। अब पहले क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का मास क्या हो रहा था? पिछले क्वेश्चन में फिक्स्ड हो रहा था, लेकिन यहाँ फिक्स नहीं हो रहा। लेकिन नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अपन तो फिक्स कर सकते हैं ना। मैंने बताया डबल कर दो इसको, ये 32 करना है मेरे को ऑक्सीजन के साथ, तो क्या करूंगा? तो डबल करूंगा तो क्या होगा बेटा? ये 4:32 हो जाएगा। अब देखो जरा,
ऑक्सीजन का मास क्या हो गया, फिक्स्ड, और हाइड्रोजन सल्फर का मास क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट। तो जो डिफरेंट होगा एक उसका रेशियो निकालेंगे। 4:32 का रेशियो सिंप्लीफाई में क्या आएगा बताओ बेटा, ये आएगा 2:16, और सिंप्लीफाई करो 1:8 हो जाएगा। ये एक रेशियो आ गया। अब एक रेशियो आएगा इसका हाइड्रोजन डाइसल्फाइड का, क्या आएगा बताओ, 2:32। सिंप्लीफाई करो क्या आएगा, 1:16। जो इनका इस आपस में सेपरेटली कंबाइन हुए और ये आपस में सेपरेटली कंबाइन हुए थे, इन दोनों के रेशियो से एक सिंपल होल रेशियो निकालना है। क्या आया इसका, 1:8। इसका क्या आया, 1:16। डिवाइड कर दे बुड्ढे भाई, कुछ नहीं होगा, 1/8, फोर्थ वैल्यू ऊपर चली जाएगी 16/1। ठीक है, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा 16/8, बन जा ये 2 जा। क्या आंसर आ गया मेरे भाइयों, 2:1। एक सिंपल होल नंबर रेशियो में अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, अब लास्ट लॉ रह गया अपना कौन सा, नोट कर लो बेटा इसको। लास्ट रह गया कौन सा, फिफ्थ लॉ। उसका बहुत प्यारा नाम है, उसका नाम है अपना ये ल्यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इस लॉ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। क्वेश्चन आता ही आप हाथ पास तोड़ दो, उस क्वेश्चन को फोड़ दोगे। कैसे, इसने बता एक कौन से भाई साहब ने बताया था इनको, ये ल्यूसेक्स इन 1808 में। ये बोलता क्या है, व्हेन टू और मोर गैसेस react with one another, their volumes bear simple whole number ratio with one another, and to the volume of product provide all volumes are measured under identical condition of temperature and pressure। तो होता क्या है इसके अंदर, ये ओनली गैसेस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे कैसे डिपेंड करेगा, देखो लिक्विड और सॉलिड पे डिपेंड नहीं करने वाला। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया H2 प्लस Cl2, क्या हो गया, भावना बह गया लग रहा है मैं, H2 प्लस Cl2 क्या मिलेगा बेटा, 2HCl। बैलेंस कर ली, रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी है, ध्यान रखना। अभी ये भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है, और ये भी क्या है, गैस ही है। अब इनको तो ये रिएक्शन बैलेंस है। अब H2 क्या है, कितने मोल है, कोई मोल नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मोल मानेंगे। Cl2 का कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मोल मानेंगे। HCl क्या है, 2 है, कितने 2 मोल है, 2 मोल्स है। रेशियो निकालना है, इसका कितना बेटा 1:2, इसका कितना है 1, इसका क्या 2, कितना 2। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो रेशियो आया है, जो होल नंबर रेशियो आया है, क्या है 1:1:2 आया है। लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको कैसे आएंगे। ठीक है, एकेडमिक लेवल में इसमें क्वेश्चन कभी नहीं आते, नीट जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं देखते हैं जरा। ये बोल रहा है व्हेन 100 ml ऑफ मीथेन बर्न्स इट प्रोड्यूस CO2 एंड H2, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एंड CO2 इज प्रोड्यूस। मतलब वो कह रहा है, समझिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बोल रहा है भाइयों, जो अपनी मीथेन है उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या मिल रहा है भाई, CO2 और H2O मिल रहा है। मतलब मीथेन को जला रहे हैं तो उससे क्या मिल रहा है, CO2 और H2O। जैसे तुम दूसरे दोस्तों को जलाते हो ना, ऐसे मीथेन को भी जलाओ। अब इसको पहले इसको सोल्व करने से पहले आपको इसको बैलेंस करना है भाई। बैलेंस करो भैया, क्या बैलेंस करना है, देखो यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। ये बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड, मतलब O2 कितना रिक्वायर्ड होगा और CO2 कितना प्रोड्यूस होगा। कैसे, जरा पहले समझ लीजिए। मीथेन एक टाइप की गैस है, O2 आपकी गैस है, CO2 भी गैस है, और H2O क्या लिक्विड है। और गे-ल्यूसेक्स लॉ लिक्विड पे डिपेंड नहीं रहता, तो अपन इन तीनों को देखेंगे। कैसे, साफ लिखा 100 ml ऑफ मीथेन, क्या लिखा हुआ 100 ml ऑफ मीथेन। अभी देखो इसका एक कुछ नहीं है, 100 ml को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे ही आंसर आएगा बिना फॉर्मूले के। यहाँ देखो यार, यहाँ कुछ नहीं 1 मानेंगे, इसको देखना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, क्या मानेंगे 1। मतलब मैंने सोचो, मैंने 1 ml ले लिया वॉल्यूम, 1 ml से कितना मिल रहा है अपन को, 2 ml बन रहा है रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ये 1 ml मीथेन से CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 ml हो रहा है। तो मान के चलिए जब ये 1 ml से 2 ml रिक्वायर्ड हो रहा है ऑक्सीजन, और 1 ml CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो अपन को 100 ml ऑफ मीथेन दिया है। जब 100 ml में कितना होगा बेटा, ये 200 ml। ठीक है, डबल हो रहा है ना। और CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा था 1 ml से, 1 ml, तो 100 ml से कितना होगा, 100 ml। ये आ गया आपका ऑटोमेटिक आंसर। मतलब O2 जो है रिक्वायर्ड हो रहा है
वो 200 ml हो रहा है और CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 100 ml हो रहा है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, चैप्टर ना टॉपिक समाप्त होता है। अगर किसी को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग बताइएगा, और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे, केमिस्ट्री में किस भी टॉपिक पे, तीन टॉपिक्स होते हैं, 3 डिवीजन में डिवाइड हो चुकी है केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। आपको कौन से चैप्टर में या कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइए कि किस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और उसी टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। और जिस वीडियोस पे लोग ज्यादा लाइक्स आएंगे तो मैं उसी पे ही काम करूंगा, देखूंगा किस पे लाइक्स ज्यादा आ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, फिजिकल पे या फिर इनऑर्गेनिक पे, बता दीजिएगा मुझे, ठीक है।